मेरा नाम हरीम है। मैं 20 साल की हो चुकी थी, मगर कोई औरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंगत सांवली थी और मैं देखने में भी खूबसूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उन्हीं दिनों एक रिश्ता करवाने वाली मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़का इमाम मस्जिद था, मगर उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वालिदैन उसके फौत हो चुके थे और उसे उसके मामू ने पाला था। अब वो एक मस्जिद में इमाम था और किराए के घर में अकेला रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा और मेरी शादी उस इमाम मस्जिद जुबैर से कर दी। शादी के 3 साल तो मेरे जुबैर के साथ बहुत अच्छे गुजरे, मगर जब उसे ये पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी जिंदगी उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बात पर वो मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं जुबैर की बातें चुप करके सुनती रहती, उसे कोई जवाब ना देती, क्योंकि मुझे पता था कि जुबैर अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और वो तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है, और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरती रही और हमारी शादी को 15 साल गुजर गए। जुबैर अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक दिन वो घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था कि जुबैर ने कब से दूसरी शादी की हुई है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई। जुबैर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर अब हालात खराब होने की वजह से उसे इस घर में ले आए थे। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जितनी थी, मगर उस रात जुबैर की दूसरी बीवी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वो रहेगी या फिर मैं तो चुप करके अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक जुबैर मेरे कमरे में आए। उनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुझ पर बहुत से गलत गलत इल्जाम लगाए और उसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी। सब्र करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने मुझे दिलासा दिया और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले थे। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत बीमार रहती थी। मगर मेरी बदसूरती और हमारी गरीबी मेरे रिश्ते के दरमियान हमेशा दीवार बन जाती। मैं भी अब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। मैं बांझ थी और अब मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। इसलिए मैंने नौकरी कर ली। नौकरी में आहिस्ता आहिस्ता मुझे तरक्की मिलती चली गई और अब तो हमारे हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदनी को देखकर मेरा दिल डूब सा जाता था। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बात जान गई थी कि अब मेरी जिंदगी में कोई बहार नहीं उतरने वाली। मेरी दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई थी। मैं बस दफ्तर जाती और दफ्तर से लौटकर वापस घर आ जाती। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे नसीब में शायद किसी जीवन साथी का साथ नहीं लिखा था। जुबैर ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैंने अकेले जीना सीख लिया था। उसने तो मुझे अपने मोहल्ले में भी बदनाम कर दिया था। हर मर्द मुझे बुरी औरत समझने लगा था। मैं खुद को अच्छी तरह से नकाब करके घर से निकलती थी। अम्मा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थीं। कहीं न कहीं मेरी तलाक होने का गम अम्मा से चिमट गया था और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस लौटी तो अम्मा बहुत ही निढाल थीं। मैं फौरन अम्मा को रिक्शे में डालकर एक करीबी छोटे से अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां काम करने वाला लड़का बहुत ही अच्छा था। उसने अम्मा की खराब तबीयत को देखते ही एक गोली उनके मुंह में रख दी और कहने लगा कि आप डॉक्टर के आने का इंतजार कर लें। अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जुबान के नीचे गोली रखने से काफी फर्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए, तब तक वो लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा था। उसका नाम अकबर था। वो मुझसे अम्मा की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वो खुद अम्मा को अंदर ले गए और चेकअप करवाया। मैं और अम्मा वापस लौटने लगे तो उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और कहने लगा कि अगर कभी भी कोई मसला हो तो मैं उसे फोन कर सकती हूँ।
वो 20 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुझे उसका इखलाक अच्छा लगा था। वो सभी मरीजों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे लिए अब नौकरी पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर भी हर वक्त अपनी माँ की फिक्र सताने लगी थी। 2 दिन के बाद अम्मा ने फोन करके बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैंने दफ्तर से छुट्टी लेना चाही, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मैंने अकबर को मजबूरी में फोन मिलाया और उसे अपना मसला बताया, तो वो फौरन ही मेरे घर जाने के लिए राजी हो गया। कुछ देर बाद अकबर का फोन आया था और उसने मुझे बताया था कि अम्मा की तबीयत बेहतर हो गई है। उसने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो और आराम से अपना काम कर लें। आपकी वापसी तक मैं आपकी अम्मा के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने अकबर का दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे वो कोई फरिश्ता मालूम हो रहा था जो इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गया था, क्योंकि मेरे लिए दफ्तर से निकलना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। जब मैं घर वापस लौटी तो अम्मा की तबीयत काफी बेहतर थी। अम्मा ने बताया कि अकबर ने उनका बहुत ख्याल रखा। अकबर रोज ही अम्मा को देखने के लिए हमारे घर आने लगा था। अब तो वो शाम के वक्त पाबंदी से आता और खुद ही अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी उससे अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। अकबर हमारे घर का एक फर्ज सा बन गया था। मेरे लिए तो वो किसी छोटे भाई की तरह था। मुझे जब भी अम्मा की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती तो मैं फौरन से अकबर को फोन मिलाती। वो पिछले 5 साल से इस अस्पताल में जॉब कर रहा था और उसे दवाओं की बहुत ज्यादा मालूमात थी। एक दिन जब अकबर आया तो अम्मा सो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह चाय बनाकर उनके पास आ बैठी। अचानक ही अकबर ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अकबर इस तरह की कोई बात भी कर सकता है। मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और उससे पूछने लगी कि उसने अपना तालीमी सफर क्यों छोड़ दिया था। वो कहने लगा कि उसे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था। उसके अब्बा ने बहुत जोर दिया, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई ना कर सका और उसने अपनी मर्जी से ये नौकरी कर ली। उसके अम्मा अब्बा उसकी इस नौकरी पर खुश तो नहीं थे, लेकिन अकबर के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अकबर मिजाज का जिद्दी था। अकबर कह रहा था कि उसे मरीजों को शफा याब होते देखकर बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत सुकून मिलता है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर तो नहीं बन सका था, लेकिन उसने अपने ही काम में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही हर मर्ज को समझ जाया करता था। मुझे अकबर की हर बात ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे शादी के लिए कहेगा, क्योंकि मैं उससे उम्र में पूरे 15 साल बड़ी थी और तलाक याफ्ता औरत थी। लेकिन उसने अगले दिन ही मुझे दोबारा शादी के लिए पूछा, तो मैंने उससे साफ इनकार कर दिया और उसको समझाया कि वो मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर अकबर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो खामोशी से चला गया था। मुझे लगा कि अगले दिन वो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो वो पहले ही मेरे घर में मौजूद था और अम्मा उसके साथ हंस रही थी। अम्मा को बहुत अरसे के बाद यूं हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे देखते ही अदब से सलाम पेश किया, फिर अम्मा के साथ बातों में मसरूफ हो गया। मैं उस लड़के पर हैरान थी जिसे मैंने कल साफ साफ इनकार कर दिया था और मुझे लगा था कि अब वो नहीं आएगा, लेकिन वो तो रोजाना की तरह ही खुशबाश अम्मा के साथ बैठा था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने बावर्ची खाने में गई तो वो मेरे पीछे ही चला गया। उसकी आहट पे मैं चौंक कर पलटी तो कहने लगा, हरीम, आप कब तक अकेली जिंदगी गुजारेंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने गहरी सांस भरी और अकबर को एक दफा फिर समझाया कि मेरे और उसकी उम्र में बहुत फर्क है, हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैं जानती थी कि जिस तरह अकबर की आदत है, मैं अगर उसे सख्ती से पेश आऊंगी तो वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा बहस करेगा। इसलिए मैंने उसे प्यार से ही समझाने की कोशिश की कि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम किसी जवान लड़के से शादी करो। लेकिन अकबर तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि अकबर को मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि वो कम उम्र और खूबसूरत है। उसे कोई भी हसीन लड़की मिल सकती है। मैंने एक दिन गुस्से में आकर उसे कहा कि पहले तुम अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करो और उसके बाद आकर मुझे बताना। मैं तुमसे शादी का कोई फैसला करूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि अकबर के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ अपने 20 साल के बेटे की शादी एक 35 साल की तलाक याफ्ता औरत से नहीं कर सकती थी। अगले रोज अकबर हमारे घर आया तो उसने मुझसे शादी की कोई बात ना की।
और मुझे इत्मीनान हो गया कि अब वो मुझे तंग नहीं करेगा। अकबर को हमारे घर आते हुए 8 महीने का अरसा गुजर गया था और अब पिछले 2 माह में उसने एक दफा भी शादी की बात नहीं की थी। मैं सुकून से अपनी नौकरी कर रही थी और अम्मा की तबीयत भी काफी ठीक हो गई थी। मेरी नौकरी में मजीद तरक्की हो गई थी। मैं अम्मा के लिए एक मुलाजमा रखना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसी भरोसामंद औरत नहीं मिल रही थी जिसे मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर छोड़ती। जितना वक्त अकबर हमारे घर गुजारता, हमारे घर के दरो दीवार हंसते मुस्कुराते रहते। उसके जाते ही घर में एक दफा फिर सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि मैं घर के कामों में मसरूफ रहती और अम्मा अकेली चारपाई पे पड़ी रहती। अब तो मुझे और अम्मा को अकबर की इतनी आदत हो गई थी कि अगर वो एक दिन भी ना आता तो मैं खुद ही उसे फोन करके खैर खैरियत पूछ लेती थी। एक दिन अकबर हमारे घर आया तो बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे देखते ही फौरन मेरे पास चला आया और कहने लगा कि उसके माँ बाप रिश्ता लेकर मेरे घर आने के लिए तैयार हैं। वो मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं मैं उन्हें कब भेजूं। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। कहने लगा कि हरीम, आप ही ने तो कहा था जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाएं, उस वक्त आप मुझसे शादी कर लेंगी। मैंने इतना अरसा लगाकर अपने माँ बाप को मना लिया है, अब आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें कब भेजूं। खुशी अकबर के चेहरे से फूट रही थी और मैं ये सोच रही थी कि उसने ना जाने कितनी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाया है। वो इतने महीनों से इसीलिए खामोश था क्योंकि वो मेरी बात पर अमल कर रहा था और मैं ये समझ रही थी कि वो अपने इरादे से बाज आ गया है। मैंने अम्मा को सब कुछ बताकर उनसे मशवरा किया तो अम्मा के चेहरे पर भी खुशी फैल गई। वो कहने लगी कि अकबर से अच्छा तुम्हारे लिए कौन हो सकता है। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे भी मरते वक्त ये सुकून होगा कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। अम्मा कह रही थी कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ देना और आराम से घर संभालना। अम्मा के मजबूर करने पर मैंने अकबर को कहा कि ठीक है, वो अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दे। अगले ही दिन अकबर के माँ बाप रिश्ता लेकर आ गए। वो लोग शायद इस रिश्ते पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मैं ये बात अच्छी तरह समझ सकती थी क्योंकि मेरा और अकबर का रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ था। जिसको भी इस रिश्ते की खबर मिलेगी वो यही कहेगा कि एक बूढ़ी ने जवान लड़के को फंसा लिया है। हमारे मुआशरे में ये बात बहुत ही आम है कि एक उम्र रसीदा औरत की किसी कम उम्र लड़के से शादी मायूब समझी जाती है। मेरा अकबर के साथ रिश्ता हो गया था। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता है कि मैं जिसे छोटे भाई की तरह समझती थी अब मैं उसी से शादी कर रही हूँ। अकबर और मेरी शादी बिल्कुल सादगी से अंजाम पाई थी क्योंकि मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी और अकबर के माँ बाप भी इस बात को जमाने से छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बहू एक 35 साल की तलाक याफ्ता औरत है। आस पड़ोस वालों को जब मेरी शादी का इल्म हुआ तो उन्होंने भी बातें बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। पड़ोस वाली खातून ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर हरीम ने खुद फंसाया है। उनकी इस बात पर मेरे आंसू मेरे हलक में उतर गए थे। रुखसती के वक्त मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। अम्मा ने मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में कदम रखते वक्त मेरा दिल अजीब ही अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही रूखा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अपनी खिदमत से अपनी सास का दिल जीत लूंगी और अकबर को कभी इस रिश्ते पर शर्मिंदगी नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने मुझे अकबर के कमरे में बिठा दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अकबर कमरे में चला आया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अकबर मेरे पास बैठकर खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। वो कह रहा था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी। वो कह रहा था कि हुर्रैम, मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से मनाया है। मैं हर सूरत आपसे ही शादी करना चाहता था और इसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह भी पोशीदा थी। और जब अकबर ने वजह बताई तो मेरे आंसू ना थम सके। वो कहने लगा कि हरीम, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूं। फिर मुझे अस्पताल में आप मिली और मैं आपके इखलाक से मुतासिर हो गया। जब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने लगा और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं। मुझे खुद ब खुद ही आपसे मोहब्बत हो गई।
میری وہ خواہش جو ہمیشہ دعا بن کر میرے لبوں پر آتی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی تھی، جو اب بہار بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ پہلے اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کرو، تب میں کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب گھر میں رشتے کی بات کی تو پہلے تو میرے ماں باپ بہت غصے میں آئے۔ میری نوکری اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں شادی کر کے بیوی کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا، اور یہی بات میرے ماں باپ نے میرے سامنے رکھ دی تھی کہ جب تمہاری بیوی آ جائے گی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ میرے باپ نے کہا کہ پہلے اس قابل بن جاؤ کہ ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں، پھر اپنی پسند بتانا۔ میں نے اپنے باپ کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی پونجی سے ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور کھول لیا، اور 1-2 مہینوں میں ہی میرا میڈیکل سٹور چل پڑا اور میری کمائی اچھی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سے جب آپ کے رشتے کی بات کی تو میرے ماں باپ مان گئے۔ حریم، جب میں چھٹی جماعت میں تھا اس وقت میں نے اپنی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی شادی اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے کی تھی، جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے ایک ایسا جیون ساتھی کیسے چن سکتا ہے جو اس سے عمر میں بہت بڑا ہو، اور اسی لیے میں نے بڑے ہونے کے بعد اس بارے میں جب مزید معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ اپنی عمر کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والی اور ساتھ نبھانے والی عورت تھی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پوشیدہ ہے جو ہم انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں گا جو عمر میں مجھ سے بڑی ہوگی، اور پھر میری یہ خواہش اس وقت اور شدید ہو گئی جب مجھے اس حدیث کا علم ہوا کہ فتنے کے دور میں جو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے شہید کے برابر اجر ملے گا، اور آج کے دور میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک سنتی عمل ہے۔ اگر کبھی کوئی کم عمر لڑکا کسی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر بھی لیتا ہے تو لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اسی عورت نے لڑکے کو پھنسایا ہوگا۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اکبر نے کہا کہ مجھ سے شادی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنی اس خواہش کو بھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ اکبر کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ رخصت ہونے سے پہلے تک میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ دنیا والے مجھے نہ جانے کیسے کیسے تانوں کا نشانہ بنائیں گے، لیکن اکبر نے مجھے سچ کا ایسا آئینہ دکھایا تھا کہ میری سوچ پوری طرح بدل گئی تھی۔ میں نے بھی اپنی ساری زندگی دنیا کی دھوپ میں گزاری تھی اور دین پر برائے نام ہی عمل کرتی آئی تھی۔ خدا نے نہ جانے کس نیکی کے بدلے میرے نصیب میں اکبر جیسے انسان کا ساتھ لکھ دیا تھا۔ اب مجھے اکبر کے ساتھ مل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم پوری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن ایک قدم اٹھا کر اپنی ایک چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ آئیے اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے جنہیں ہم آج کے دور میں اپنی لا علمی کی وجہ سے معیوب سمجھنے لگتے ہیں۔ اکبر کی مجھ جیسی بانجھ اور بے سہارا عورت سے شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ اس نے ہم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دونوں کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ میں نے اپنی خدمت سے اپنے ساس سسر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ میرے پہلے شوہر نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ بہت بیمار تھا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اکبر سے شادی کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ جواب ضرور دیجیے گا۔